अभी मैं स्क्रीन दिख रहा है मेरा? जी दिख रहा है। ठीक है। ये जो है, दिस वाज व्हाट वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफाइन कर रहे थे, याद जी है? हाँ। हाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी Right. हम्म who else has joined? मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। हम्म इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जी मैम, रिवाइज कर लेती हूँ मैं एक बार। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ना याद रखना एक एग्जाम्पल। आपको आपके हॉबी डांसिंग, आपकी हॉबी है। ठीक है। तो जब आप डांस कर रहे हो हॉबी के लिए, मतलब कुछ नया गाना आपने सुना, उसके लिए आपको डांस करना है, मतलब आपको अच्छा लगा और स्टेप सीखना है, तो वो अपने आपके लिए कर रहे हो। यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। एक हॉबी है आपकी। तो उस हिसाब से जो काम करते हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि आप यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट। जी आपको उसमें कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, आपको पैसे नहीं मिल रहे। द सेम थिंग, अगर आप 4 बच्चों को पढ़ा रहे हो, डांस सिखा रहे हो, तो फिर क्या होगा? आपको फीस मिलेगा, है जी ना? तो वो फीस मिलेगा, और जिस वही सेम काम है, डांसिंग ही आप कर रहे हो, पर जो 4 बच्चों को आप पढ़ा रहे हो उनसे आपको फीस मिल रहा है। तो ये डांसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी बन गया। पहले जो आप हॉबी के तरह कर रहे थे वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर दैट। जब आप सेम काम कर रहे हो जिसके लिए आपको पेमेंट मिलता है, तो फिर वो हो गया इकोनॉमिक इकोनॉमिक। एक्टिविटी। अब समझ आ गया डिफरेंस दोनों में? जी मैम। जहां आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो जिसके लिए आपको पेमेंट मिलता है तो वो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो आप करते हो जिसके लिए पेमेंट नहीं मिलता तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, पेमेंट मिल रहा है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं अपने बेटी को पढ़ा रही हूँ तो हो गया नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब डिफरेंस समझ में आ गया? यस मैम। हम्म अब इकोनॉमिक एक्टिविटी वही लिखा है यहाँ पे। और इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 टाइप का होता है: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। ये जो 4 शब्द आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वही है: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, एक्सचेंज। अब प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन मतलब आप रॉ मटेरियल्स को, यू आर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल आपके पास है जिसको आप कन्वर्ट करके उससे कोई फिनिश्ड गुड, चेयर पे बैठे हो, रॉ मटेरियल है वुड, लकड़ी, वो कन्वर्ट होके चेयर बना है। और वो काफी प्रोसेस के थ्रू गया होगा, मतलब उसको काटा होगा, उसको पॉलिश करा होगा, उसको शेप दिया होगा, काफी चीजें हो गई होगी वो लकड़ी के साथ जो चेयर बना है। तो जो प्रोसेस जो हुआ है लकड़ी को चेयर बनने के लिए, जितने भी प्रोसेस हुए थे, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी, मतलब तुम्हें एक पीस ऑफ लकड़ी दे और बोले कि इस पे बैठ जाओ, तो वो यूजफुल नहीं है। बैठने को तो बैठने, पर वो यूजफुल नहीं है। वो जब चेयर बनता है तो वो ज्यादा यूजफुल होता है। तो प्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो जिससे वो रॉ मटेरियल
becomes a finished good, मतलब जो आप यूज कर सकते हो और वो रॉ मटेरियल से ज्यादा यूजफुल हो जाता है फिनिश्ड गुड्स. दैट इज व्हाई प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी. प्रोडक्शन प्रोसेस के द्वारा यूटिलिटी बढ़ता है. प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी. तो कुछ भी चीज जैसे कुछ पन्ने पकड़ा दिए हैं तो वो भी यूजफुल है. वो ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट है, पर वो अगर प्रॉपरली नोटबुक के तरह बन के आ जाए तो वो ज्यादा यूजफुल है. Yes. तो when anything goes through the production process, then it becomes more useful और साथ ही साथ उसका वैल्यू भी बढ़ता है. लकड़ी चीपर होगा पर चेयर बन के आएगा तो वो महंगा होगा. नोटबुक के पन्ने पन्ने अलग अलग से लो तो फिर वो चीप होगा, पर आप नोटबुक बना के उसको लो तो महंगा होगा, क्योंकि उसमें काफी सामान, मतलब काफी एफर्ट लगा है, काफी प्रोसेस लगा है उसको वो लकड़ी के टुकड़े को चेयर बनाने के लिए. तो पैसे हम उसके देते हैं, वैल्यू भी बढ़ता है उसका और साथ ही साथ यूटिलिटी भी बढ़ता है. ये दोनों चीज हो जाता है, यूटिलिटी एंड वैल्यू बोथ. नाउ कोई भी चीज ऐसे मैजिक से नहीं बनता. लकड़ी मैजिक से नहीं ये बन जाता, उसमें काफी चीजों का योगदान है. अब 4 चीजें, हर कोई सामान जो हम यूज करते हैं उसमें 4 things are very important. Now what are these 4 things? The 4 things are land, labor, capital and entrepreneurship. Land, labor, capital and entrepreneurship. आपको दिख रहा है इस बॉक्सेस में? जी. लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नाउ ये क्या है? लैंड मतलब कुछ भी, जैसे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, या ये अपना एग्जाम्पल है कुर्सी का. ये जो फैक्ट्री में बन के आया होगा, लकड़ी कुर्सी बन गया होगा, वो फैक्ट्री तो लैंड पे ही है, जमीन पे ही है. जो कुछ भी आपको नेचुरल रिसोर्स मिल रहा है, विच इज देयर इन द नेचर, जो आप यूज करते हो, लकड़ी हम यूज कर रहे हैं, फैक्ट्री किसी पीस ऑफ लैंड पे होगा तो वो यूज कर रहे हैं, ये सब लैंड है. These are all land. Without this, we cannot use it. अगर आप एग्रीकल्चर की बात करते हो तो लैंड चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो अनाज नहीं होगा. वैसे ही हर चीज में, हर जो सामान आप यूज करते हो, सभी में लैंड का कंट्रीब्यूशन सबसे पहले आता है और सबसे इम्पोर्टेंट भी है. उसके बाद आता है लेबर. ये जरूरी नहीं है कि पीस ऑफ लैंड हो, उस पे फसल उगाने के लिए लेबर चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए. तो फिर लैंड के बाद आता है लेबर. आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, उसको, उस पे आपको फसल उगाना है, तो पहले आप लैंड, उसके बाद उस पे काम करने के लिए लेबर चाहिए, तो लेबर आ गया. अब उसके लिए, जैसे आप फसल उगाने के लिए फिर चाहिए सीड्स चाहिए, फिर आपको ट्रैक्टर चाहिए, फिर फर्टिलाइजर चाहिए, खाद चाहिए, ये सब चाहिए. उसको खरीदने के लिए पैसे चाहिए. तो तीसरा आता है कैपिटल, मतलब पैसा. इन सब चीजों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए. दैट कम्स एज द थर्ड वन, कैपिटल. दैट इज टेक्नोलॉजी आपको खरीदना हो, मशीन्स आपको खरीदना हो, जो कुछ भी चाहिए आपको इसको लकड़ी को चेयर बनाने के लिए, या एक पीस ऑफ लैंड आप उसमें फसल उगाने के लिए, जो कुछ भी चाहिए उस सब पे पैसे लगते हैं. जैसे ट्रैक्टर चलाना हो, उसमें डीजल चाहिए. फिर आपको पंप चलाना हो पानी के लिए, तो उस पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. सब में पैसे लगते हैं और वो पैसा है कैपिटल. और लास्ट वन इज एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन. ये इन सबको साथ में ले आने वाला, जैसे एग्रीकल्चर में हो तो फार्मर हो सकता है, फैक्ट्री, किसी फैक्ट्री के बात करो तो फैक्ट्री का एक मालिक होगा, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. दैट इज एंटरप्रेन्योर, जो इंसान इन सब को साथ में लेके आता है. लैंड कहीं और होगा, लेबर कहीं और होगा, वो अपना काम ढूंढ रहा होगा, पर ये एंटरप्रेन्योर जो एक ऐसा इंसान है, वो इन सब को एक साथ ले आके प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू कर पाता है. ये सारा रिस्क उसका आइडिया है, सब कुछ उसी का है, और वो प्रोडक्शन चालू करने के लिए सब ये सारी चीजों को इकट्ठा लेके आता है, और वो है एंटरप्रेन्योर.
और प्रोड्यूसर। तो 4 चीजें बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्शन को चालू करने के लिए, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब ये है कि आप इस यहाँ पे ये लिख के रखा है मैंने कि इन सब को रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसका क्या मतलब हुआ कि इन चीजों को यूज करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। जैसे आप लैंड यूज करते हो तो आपको रेंट देना पड़ता है, उसका Yes. किराया देना पड़ता है। फिर लेबर, आप किसी को काम पे लगाते हो तो उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो उसको कहते हैं वेजेस। फिर पैसे, पैसे के लिए आपके पास खुद के पैसे हो सेविंग्स, उसमें भी या आपने लोन लिया तो उसमें भी पैसे देने होते हैं, इंटरेस्ट देने होते हैं, ब्याज देना होता है। तो इन तीनों में, तीनों को नहीं, चारों को यूज करने के लिए आपके पास आपको यू विल हैव टू मेक पेमेंट्स टू दैट, आपको पैसे देने होंगे। और क्या क्या देने होंगे? लैंड यूज करना हो तो रेंट देना पड़ेगा, लेबर यूज करना हो तो वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल यूज करना हो तो इंटरेस्ट, बैंक में से लोन लिया मशीन खरीदने के लिए तो बैंक वालों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बैंक में से लोन लेके ट्रैक्टर लिया है तो आपको बैंक में इंटरेस्ट जमा करना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट, मतलब उसको प्रॉफिट नहीं आएगा तो फिर ये काम क्यों करेगा, वो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए, तो वो है प्रॉफिट। तो ये चारों चीजें मिला के हम प्रोडक्शन करते हैं, और ये चारों चीजें यूज करने के लिए हमें सबसे पहले उनको पे करना पड़ता है। हमको उनके पैसे देंगे तभी वो काम करेंगे। अब इनमें से तीन जो चीज है कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम है। हमने इनकम का एक बॉक्स पढ़ा था, उसमें 3 थिंग्स आर कॉन्ट्रैक्चुअल। जो रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट है, ये तीनों कॉन्ट्रैक्चुअल है। इसका मतलब ये है कि काम शुरू करने से पहले ही आपने तय करा है कि ये काम मैं करूंगी, उसका मुझे इतना पैसा चाहिए। पहले Yes. ही यू हैव एंडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे पहले से ही पता है 30 दिन में ये काम करूंगी तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो। अगर मुझे मंजूर नहीं है तो मैं ये काम ही नहीं करूंगी। तो ये पहले का कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे इतने पैसे चाहिए तभी मैं ये करूंगी। और वो तीनों ऐसे ही है, रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट। दीज 3 आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। पहले से ही आप कॉन्ट्रैक्ट में हो और आपको उसके पैसे मिलते हैं। ये जो 14 वाला है, कौन सा है 14 वाला? Entrepreneur. एंटरप्रेन्योर का इनकम क्या होता है? व्हाट डज ही अर्न? क्या Profit. लिखा है? प्रॉफिट। या प्रॉफिट को कहते हैं रेसिड्यूअल इनकम। रेसिड्यूअल इनकम जो आपके इनकम वाला बॉक्स है टेक्स्ट बुक में, वहां लिखा है कॉन्ट्रैक्चुअल एंड रेसिड्यूअल इनकम। तो प्रॉफिट जो है रेसिड्यूअल इनकम है। उसका मतलब ये हुआ कि क्या है रेसिड्यू, मतलब क्या है? सुना है ये शब्द रेसिड्यू? No, ma'am. रेसिड्यू मतलब बाकी जो रह जाता है, दैट इज रेसिड्यू। आप पानी में या नींबू पानी में कभी शक्कर मिलाते हो तो कब कुछ होता है ना, जिस वो जो मिला नहीं है और नीचे रह जाता है, Yes. उसको कहते हैं रेसिड्यू। जो रह जाता है. हाँ, वो बाकी जो रह जाता है, दैट इज रेसिड्यू। तो अब ये रेसिड्यू, प्रॉफिट को हम रेसिड्यू क्यों कहते हैं? दैट इज अ रेसिड्यूअल इनकम। क्योंकि जो बिजनेस शुरू करता है वो पहले से नहीं कह सकता कि मैं इतना पैसा रखूंगा बाकी मैं सबको दूंगा, वो नहीं हो सकता। उसने पहले ही बोला है कि मैं तुमको लैंड को इतना दूंगा, लेबर को इतना दूंगा, कैपिटल को इतना दूंगा। अब इसको इतने पैसे मिले या ना मिले, एंटरप्रेन्योर को इन तीनों के कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम पे करना होता है। ही हैज टू पे दैट। अब बाकी बचा कुचा उसके लिए है, तभी ये बच गया है, दैट इज व्हाई इट इज रेफर टू एज रेसिड्यूअल इनकम। प्रॉफिट रह गया है बाकी। अब कभी ऐसा हो सकता है कि
ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो हमेशा प्रॉफिट होता है, लॉस भी हो सकता है। अब लॉस का क्या मतलब हुआ, इन तीनों को देने के बाद उसके पास कुछ नहीं रहा, दैट इज द मीनिंग ऑफ लॉस। या उसको अपनी तरफ से भी पैसे डाल के इन तीनों को देना पड़ा, तो उसका मतलब हुआ लॉस। तो रेसिडुअल इनकम मीन्स बाकी तीनों को देने के बाद जो एंटरप्रेन्योर के पास रह जाता है, दैट इज प्रॉफिट। अगर वो पॉजिटिव हुआ, मतलब उसके पास पैसे रह जाता है, तो वो प्रॉफिट है। अगर उसके पास नहीं रहता, उसको कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम देने के बाद वो पूरा खत्म हो गया, तो दैट इज रेफर टू एज अ लॉस। या इतने भी पैसे नहीं मिले कि उसको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसे नहीं बचे, इन दैट केस ऑल्सो ही द एंटरप्रेन्योर को अपने तरफ से पैसे डाल के ये तीनों देना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये काम करो, मैं इतने पैसे दूँ। पहले से ही तय हुआ था। हाँ, पहले से ही तय हुआ था। तो रेंट, वेजेस एंड इंटरेस्ट, दैट इज रेफर टू एज कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम, कॉन्ट्रैक्ट है पहले से ही। बाकी जो है बचा कुचा, दैट इज प्रॉफिट, सो दैट इज रेफर टू एज रेसिडुअल इनकम। तो प्रोडक्शन हो गया, जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। ये प्रोसेस जो जो कुछ भी इसमें प्रोसेस में हो जाता है, इससे उसकी वैल्यू भी बढ़ जाता है, यूटिलिटी भी बढ़ जाता है। अब प्रोडक्शन होने के लिए बहुत जरूरी है 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब इन चारों चीजों को काम करने के लिए पैसे चाहिए, ये फ्री में नहीं होता, पैसे देने होते हैं। तो इसमें से पहले के 3 जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, और लास्ट वाला है रेसिडुअल, मतलब उसके पास पैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब इकोनॉमिक टर्म्स में बोले, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ये स्लाइड क्लियर है, कोई डाउट है? नो मैम। अब नेक्स्ट वाला है, इस पैसे को, ये जो डिविजन हो गया है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिख रहा है येलो कलर का, उसमें लिखा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्शन, मतलब वो प्रोडक्शन के बाद आपको, जैसे आपने चेयर बनाया, चेयर बेचने के बाद आपको कितने पैसे मिले, दैट इज कॉल्ड एज द टोटल रेवेन्यू। आपको, आपके पास कितने पैसे आए, आपने 10 चेयर बेचे, बना के बेचा, बनाने का काम हुआ प्रोडक्शन, फिर बनाया है तो वो बेचना ही है, तो बेच दिया, और बेचने के बाद जो पैसा आया है, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्शन, मतलब आपको प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन के बाद, बेचने के बाद आपको कितने पैसे मिले। अब इसको आपने इन चारों में डिवाइड कर दिया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और इन चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में आप जो पैसे जो मिलते हो उसको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में डिवाइड करके देते हो, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें भी पहले के 3 तो मिलेगा ही मिलेगा, तीसरा जरूरी नहीं है, प्रॉफिट रेसिडुअल है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो प्रोडक्शन के बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन में सामान बन गया, वो सेल हो गया, तो पैसे आ गए, तो पैसे दिए हैं हमने रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट में। अब सबको पैसे मिल गए, लैंड वाले को पैसा मिल गया, लेबर को पैसा मिल गया, कैपिटल को मिल गया, एंटरप्रेन्योर को मिल गया। अब ये लोग इन पैसों से क्या करेंगे, ये सामान लेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज द नेक्स्ट वन, एक्सचेंज। एक्सचेंज करते हैं ये। एक्सचेंज मतलब जो अपने पास पैसा आया है उसको गुड्स एंड सर्विस में कन्वर्ट करते हैं। कोई जरूरी, मतलब इससे कोई फायदा नहीं है कि आपके पास पैसे आए और आप पैसे ही पकड़ के बैठ जाए। आपकी भूख नहीं मिटती, प्यास नहीं मिटती, इससे आपको सामान खरीदना पड़ेगा, गुड्स भी खरीदना पड़ेगा, सर्विस भी खरीदना पड़ेगा। आपके पास बहुत सारा पैसा है पर बीमार हो गए, इस पैसे से तो इलाज नहीं होगा, आपको इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। इस पैसे से
आपने गुड्स एंड सर्विसेज लिया। अब कैसे गुड्स एंड सर्विस लेते हो? सारा कुछ लेते हो? दुकान में जो कुछ भी मिलता है सब कुछ लेते हो? नहीं, हाँ, तो फिर कैसे डिसाइड करते हो क्या लेना है कि नहीं? जिसकी जरूरत है वही। वही, मतलब ओनली ऑन दोज गुड्स विच हैव यूटिलिटी। जरूरत वहां पे हमने टर्म, इकोनॉमिक टर्म अंडरस्टैंड किया था, दैट इज यूटिलिटी। तो अब पहले प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ, उसमें पैसे आ गए, पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में। ये इन चारों लोग ले गए इसको दुकान में एंड कन्वर्टेड इनटू गुड्स एंड सर्विसेज। और क्या सामान लिया? जो अपने जरूरतमंद के सामान लिया, एंड दैट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन। इट इज द एक्ट ऑफ मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपने जो खरीदा उसको यूज करने के लिए कंजम्पशन कहते हैं। और सामान कौन सा लिया? जो आपको सबसे ज्यादा यूजफुल हो, और या सामान से यूटिलिटी और आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। सारा सामान हम नहीं लेते, जो आप लेते हो वो मैं नहीं लेती, क्योंकि वो सामान मुझे यूजफुल नहीं है। जो मैं लेती हूँ वो जरूरी नहीं है कि आप लो, आपको वो यूजफुल नहीं होगा। तो जब मैं खर्च करती हूँ तो आई विल स्पेंड ओनली ऑन दोज गुड्स विच आर यूजफुल और विच गिव्स मी यूटिलिटी। When you are spending, you will spend only on goods which give you utility. और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये थ्रू आउट घूमता रहेगा। ये मतलब ये सर्कल जो दिख रहा है बीच में, इन चारों के बीच में, ये पूरा, ये चार टर्म्स समझ आ गया ना? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। यस मैम। अब ये चारों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। बीच में जो एरो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक, प्रोडक्शन हुआ इसीलिए आपके पास पैसे आए, तभी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पैसे आए तभी आप कुछ सामान खरीद पाए, और सामान यूज करने पे कंजम्पशन हुआ है। तो मतलब चारों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कोई एक में भी प्रॉब्लम आ जाए, बाकी तीनों में प्रॉब्लम आ जाएगा। जैसे प्रोडक्शन, सामान बनना बंद हो गया, फिर क्या होगा? चेयर बनना बंद हो गया, तो जितने भी लोग वहां काम कर रहे हैं उनको पैसे नहीं मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। उनके पास पैसे नहीं है तो वो सामान कैसे लेंगे? एक्सचेंज नहीं हुआ। सामान नहीं लेंगे तो अपने अपने जरूरत को पूरी कैसे करेंगे? तो फिर कंजम्पशन नहीं होगा। तो ये चार जो है वो हमेशा इंटर रिलेटेड है, वो एक दूसरे पे निर्भर है। एक में भी कोई गड़बड़ हुआ तो बाकी तीनों में ऑटोमेटिकली गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। जैसे कंजम्पशन, लोग सामान खरीदना बंद कर दे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। अब लोग सामान नहीं ले रहे तो क्यों? सामान कौन बनाएगा? कौन? प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। अब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो फिर वो और गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे नहीं मिलेंगे तो एक्सचेंज भी नहीं होगा। तो प्रोडक्शन बंद होगा तब भी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन बंद होगा तभी भी प्रॉब्लम है, एक्सचेंज और कंजम्पशन नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम है। ये इकोनॉमी, जो अपने अर्थव्यवस्था है, वो ठीक से तभी चल पाएगा जब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन चारों मतलब अपने हिसाब से चले, और किसी एक में भी प्रॉब्लम हो जाए तो बाकी सब में प्रॉब्लम हो जाएगा। एनी डाउट? नो मैम। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और ये सारा जो है वो, ऑल दीज आर माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो? लेट्स कम बैक टू दैट, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब माइक्रोस्कोप को देखना, माइक्रोस्कोप से देखना। माइक्रो जितने भी हमने अब तक करा है वो माइक्रोस्कोप से देख रहे थे हम, छोटे छोटे चीजें देख रहे थे। उसमें लोग कैसे पैसे बना रहे हैं, लोग कैसे उसको खर्च कर रहे हैं,
ये सब हम देख रहे थे छोटे छोटे माइन्यूट डिटेल्स में, जैसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर से सामान देख रहे हो, छोटे छोटे डिटेल्स। को पता है, मैक्रो नहीं पता। हाँ, मैक्रो मतलब बड़े सा, जैसे आप किसी पक्षी जब व्हेन इट इज फ्लाइंग, वो उसको क्या दिख रहा होगा नीचे, दैट इज मैक्रो। उसके बहुत छोटी छोटी चीजें उसको नहीं दिख रहा होगा, पर उसको पता चल रहा होगा कि यहाँ क्या क्या है, वो उसको कहते हैं मैक्रो। लार्ज एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स मतलब टोटल चीजों को बड़े बड़े हिसाब से देखते हैं तो उसको कहते हैं मैक्रो, और जब छोटे छोटे हिस्से बना के उसको देखते हैं तो कहते हैं माइक्रो। जैसे एक वड़ा पाव का दुकान के बारे में आप पढ़ रहे हो, आप उसके बारे में पढ़ रहे हो कितना बनता है रोज, कितना उस लोग कितने उसका खर्च होता है, ये सब होता है, तो वो हो गया माइक्रो। अब मुंबई के जितने भी वड़ा पाव के सारे स्टॉल्स है उसके बारे में आप पढ़ोगे तो वो हो जाएगा मैक्रो। एक घर में जो जो कुछ भी आप जैसे उस घर में कितने पैसे आ रहे हैं, वो लोग कैसे खर्च करते हैं, दैट इज माइक्रो। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट का आप ऐसे पढ़ोगे, वहां पे कितने कितने लोग हैं, कितने पैसे उनको मिल रहे हैं, ये कैसे खर्च कर रहे हैं, वो हो जाएगा मैक्रो। मतलब आप डिटेल में, छोटे डिटेल में जाके पढ़ोगे तो वो हो जाएगा माइक्रो, और आप बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो हो जाएगा मैक्रो। जैसे महाराष्ट्र का जो इकोनॉमी है, महाराष्ट्र में पैसे कैसे कहाँ से बनता है, कैसे यहाँ खर्च होता है, आप पूरे इंडिया का कंपेयर करके देखोगे तो महाराष्ट्र इज ओनली वन स्टेट, ये एक ही छोटा हिस्सा है पूरे इंडिया का। तो आप महाराष्ट्र के इकोनॉमी को आप कहोगे माइक्रो, और इंडिया के जो इकोनॉमी के बारे में आप पढ़ रहे हो वो हो जाएगा मैक्रो। मैक्रो बड़ा वाला। अब मुंबई के इस इकोनॉमी को आप पढ़ रहे हो और इसको आप कंपेयर करोगे महाराष्ट्र से, तो कौन सा माइक्रो हुआ, कौन सा मैक्रो हुआ? मुंबई का माइक्रो हुआ। और महाराष्ट्र मैक्रो हुआ। बड़ा वाला हमेशा मैक्रो हो जाता है और छोटा वाला माइक्रो। ठीक है, अब हम इंडिया के इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे तो इंडिया हो जाएगा माइक्रो और वर्ल्ड इकोनॉमी हो जाएगा मैक्रो। तो बड़ा वाला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और छोटा वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो रह जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और नेशनल इनकम मतलब जैसे आपके घर का इनकम हो, तो 4 लोग इस घर में काम कर रहे हैं, तो आप इस घर के पूरे इनकम को कैसे डिसाइड करोगे? मतलब घर मैं अपने घर का इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे घर में 6 लोग हैं टोटल, उसमें से 4 लोग कमा रहे हैं, 4 लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, तो मेरे घर का टोटल इनकम कितना हुआ? क्वेश्चन समझ? हाँ, नहीं समझ आ रहा मैम। मेरे घर में 6 लोग हैं, ठीक है, उसमें से 4 लोग काम करते हैं, 4 लोग बाहर जाके काम करते हैं और उनको तनख्वाह मिल जाता है, तो पूरे महीने का मेरे घर का इनकम कितना हुआ? माइक्रो इकोनॉमी में देखेंगे ऐसा? नहीं, माइक्रो में नहीं देखेंगे ना, मैक्रो में देखेंगे। वो आप ये बताओ कि ये इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? मेरे घर में 4 लोगों का इनकम आता है, तो मेरे टोटल इनकम कितना हुआ? मेरे घर का टोटल इनकम कितना हुआ? पापा और मम्मी दोनों एक घर में काम करते हैं, तो उस घर में टोटल इनकम कैसे बनाते हैं, कैसे उसको डिसाइड करते हैं?
दोनों जोड़ते हैं। हाँ, दोनों को जोड़ते हैं, है ना। या उस घर में तो 2 ही लोग हैं, 4 लोग हैं तो फिर क्या करेंगे, चारों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। चारों के इनकम जोड़ेंगे। जितने लोग काम कर रहे हैं उनके सबके इनकम जोड़ के हम उस घर का टोटल इनकम डिसाइड करते हैं। जी। डाउट है? नो। तो आप देश का इनकम कैसे डिसाइड करेंगे? जितने भी लोग देश में काम कर रहे हैं उन सब का इनकम ऐड करके वो देश का इनकम हो गया, एंड दैट इज रेफर टू एज द नेशनल इनकम, देश का इनकम। अब ये 4 लोगों के बीच में तो आसान है ऐड करना, 4 लोग हैं तो उसको ऐड करो, पर देश में तो हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, अब उसको कैसे करेंगे? उसको ऐसे करेंगे कि हम इन लोगों को डिवाइड करेंगे, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर एंड सर्विसिंग, द 3 सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ये इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इसका एक अलग सा नाम है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब प्राइमरी एग्रीकल्चर मतलब जो फार्मिंग से रिलेटेड जो कुछ भी काम है उसको एग्रीकल्चरल सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब मैन्युफैक्चर, फार्मिंग ऐसा नहीं है कि आप अपने जो कॉटन के कपड़े पहने हैं वो उसका कॉटन आता है, पर आप डायरेक्टली उसको पहन नहीं सकते, उसको कपड़ों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जहां पे प्रोडक्शन होता है वहां से कॉटन आपके कुर्ता बन जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उसमें मशीन यूज हो जाता है, उसमें लोग इन्वॉल्व है, सब में लोग इन्वॉल्व है, पर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा मशीन इन्वॉल्व होता है। मशीन इन्वॉल्व होके उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग। ये दूसरा सेक्टर है। पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर, जो लैंड से रिलेटेड है, जैसे आपके खेती हुआ, फिशिंग हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, ये सब एग्रीकल्चर है, जो नेचुरल रिसोर्स से मिलता है। उसको प्रोसेस जो करते हैं और या उसको प्रोडक्शन प्रोसेस करके उसको फाइनल गुड बनाते हैं, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा हुआ सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि ये कारखानों में बनता है पर आपके घर में तो नहीं आता, उसके लिए क्या चाहिए, ट्रक चाहिए, जो ये सामान कारखाने से लेके आपके घर तक या आपके घर के पास वाला दुकान तक पहुंचाए। तो वो ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है सर्विस। यस। वहां से कस्टमर के पास सामान ले आने के लिए सर्विस चाहिए। तो एक पूरा सामान जो बन के आता है वो तीनों सेक्टर से गुजर के आपके पास आता है। कॉटन कपड़ा, कॉटन बना फार्मर का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हुआ, वो बन गया आपका कुर्ता, फैक्ट्री में हुआ, वो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। वो कुर्ता वहां से लेके आपके पास वाली दुकान तक लाया, वो ट्रांसपोर्टर का काम हो गया, वो है टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। सो ये तीनों मिला के जितने भी काम हम यहाँ करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, वो इनमें से एक कैटेगरी में जरूर आ जाता है। जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ यहाँ पे, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये कहाँ आएगा, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस में? और रिपीट करो मैम। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि मुझे उसके आई गेट पेड फॉर दिस। अब ये कहाँ पे आएगा, ये एग्रीकल्चर में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा कि सर्विस में आएगा? सर्विस में। सर्विस में आएगा। कोई फार्मर काम करता है तो कहाँ पे आएगा? मैन्युफैक्चरिंग में। फार्मर जो काम करता है, किसान जो काम करता है तो एग्रीकल्चर में आएगा। किसान जो काम करता है वो एग्रीकल्चर में आएगा, जो फसल उगाता है तो एग्रीकल्चर में आएगा। तो जो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप अपने आसपास देखते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो काम करने से पेमेंट जो मिलता है, जो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके आस पड़ोस में होता है, ये सारा
इसमें से कोई एक में आ जाता है, या तो वो एग्रीकल्चर है, प्राइमरी सेक्टर में आता है, या वो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है, या वो टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा, या सर्विस होता है। इन तीनों में जितने भी लोग काम करते हैं, इनका इनकम ऐड करके हम देश का इनकम डिसाइड करते हैं, मतलब नेशनल इनकम। Aggregate monetary value of all goods and services produced in the economy, मतलब ये टोटल हुआ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, जो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर और सर्विसेज में जितने भी सामान बनते हैं, इनका पैसा ऐड करके हम डिसाइड करते हैं नेशनल इनकम। जैसे एक घर में सबका इनकम ऐड हो जाता है, वैसे देश में सबका इनकम ऐड हो जाता है। अब देश के लिए ये मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो लोगों के ऐड करने के बजाय हम लोगों के काम को पहले डिवाइड करते हैं एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस, तीनों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। फिर इन तीनों सेक्टर में जो कुछ भी बनता है उसके वैल्यू को ऐड करते हैं, सामान के वैल्यू को ऐड करते हैं, एंड देन वी डिसाइड नेशनल इनकम। और ये हर साल बनता है, तभी ड्यूरिंग अ ईयर, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, हर साल। और ये ऐसा नहीं है कि कैलेंडर के हिसाब से बनता है, ये बनता है अप्रैल 1 से लेके मार्च 31 ऑफ द नेक्स्ट ईयर। जैसे अभी कैलेंडर, अभी ये जो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन होगा वो होगा अप्रैल 1 2026 से मार्च 31 2027 तक। जितने भी सामान बनते हैं हमारे देश में, इन सबको ऐड करके हम नेशनल इनकम डिसाइड करते हैं। वो डेट थोड़ा कैलेंडर के डेट से अलग है, पर इस टाइम के जो 12 महीने, इतने टाइम में जो कुछ भी हमारे देश में बनता है, इन सब के वैल्यू को ऐड करके हम नेशनल इनकम डिसाइड करते हैं। एनी डाउट? नो मैम। अब ये नेशनल इनकम पैसे तो बन गया, अब इसका क्या करेंगे? इसको खर्च करेंगे तो वो कंजम्पशन हो गया, इसको नहीं खर्च करेंगे तो वो सेविंग्स हो गया। खर्च करेंगे तो वो हो गया कंजम्पशन, नहीं खर्च करेंगे तो हो गया सेविंग्स। अब सेविंग्स ऐसी एक चीज है, बिना सेविंग्स के देश आगे नहीं बढ़ सकता। सेविंग्स बहुत जरूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि मुझे 100 रुपए मिले, मैंने पहले से डिसाइड करा है कि मैं उसको हर कोई क्या कहते, पैसे जब आपके पास आते हैं ना, जब आपकी सैलरी मिलती है, तो आप मतलब कॉन्शियस डिसीजन होता है, पहले से डिसाइड करते हो कि मैं उसमें से इतने पैसे ही खर्च करूंगी, बाकी मैं सेव करूंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना सारा खर्चा कर दिया, अगर बाकी बचा है तो सेव, कोई बचता नहीं है। पहले से आपको सोच समझ के उस पर डिसाइड करना होता है कि हाँ, मैं इतने पैसे बचाऊंगी अपना। तो इनकम जो आता है, नेशनल इनकम जो आता है, ये दो तरीके में बढ़ जाता है। मेरा 100 रुपए मुझे इनकम मिला है, तो मैं 100 रुपए से ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। अब 100 को मैं कैसे बांटूंगी? उसको 80 रुपीज कंजम्पशन में जाता है और 20 रुपीज सेविंग्स में आ जाता है। और ये 20 रुपीज सेव करने के लिए मैंने डिसीजन लिया है। ऐसा नहीं है कि खर्च करते रहेंगे, बाकी बचा है तो सेविंग, ऐसा नहीं होता। सेविंग्स हमें पहले से ही सोच समझ के रखना चाहिए और कंजम्पशन को उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। तो इट्स अ कॉन्शियस, यहाँ पे आप सेविंग्स का ये डेफिनेशन लिखा है, कॉन्शियसली सेट असाइड टू सैटिस्फाई फ्यूचर नीड्स। अब सेविंग्स को रखते क्यों है? बाद में कोई इमरजेंसी आए तो यूज करने के लिए। अब ऐसा तो लोग जो सेव करते हैं, अच्छे से सेविंग्स करते हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो पहले ही ये डिसाइड करते हैं कि हमें सैलरी जो आया है उसमें से इतना ही खर्च करना है, इसके आगे नहीं खर्च करना। जो खर्च हो गया है वो हो जाता है करंट कंजम्पशन।
आपने सामान लिया, उसको यूज करा। और सेविंग्स जो होता है, वो जो आपने सामान नहीं लिया है, जो आपने पहले से डिसाइड करा है कि मैं इतना ही खर्च करूंगी, तो बाकी आपके इनकम में जो रहता है वो हो जाता है सेविंग्स। तो इस सेविंग्स और कंजम्पशन को आप ऐड करोगे तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। जैसे मेरा इनकम है 100 रुपीज, तो इसमें से मैंने खर्च किया है 80 और बाकी कितना बचा है 20, वो मेरा सेविंग्स है। तो 80 और 20 को ऐड करेंगे तो मेरा इनकम मिल जाएगा जो है 100। 100 को मैंने कैसे खर्च करा, 80 मैंने सामान खरीदने के लिए खर्च करा और 20 मैंने सेविंग्स करा, मतलब अपने अपने पास बचा के रखा है ताकि मुझे फ्यूचर में कोई यूज हो, तो फ्यूचर में कोई काम हो तो मैं इस पैसे को यूज कर सकती हूँ। दैट इज कॉल्ड एज सेविंग्स। पर इसको कॉन्शियसली लेना होता है, मतलब आपको सोच समझ के, आपके नीड के हिसाब से आपको पहले से ही सोच समझ के उसको अलग रखना पड़ेगा, तभी वो सेविंग्स बनेगा, नहीं तो वो आपसे खर्च हो जाएगा। तो इनकम मिलने के बाद आपको कंजम्पशन कितना करना है, सेविंग्स कितना है। कंजम्पशन मतलब आपने उससे गुड्स एंड सर्विसेज ले लिया, आपने यूज कर लिया। सेविंग्स मतलब फ्यूचर के लिए आपने अलग से रखा। अब ये जरूरी, आप ये उससे काम नहीं होता। सेविंग्स जो है उसको इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए, तभी आपके लिए काम होगा। जैसे सेविंग, आपने पैसे सेव कर दिए और आपने तकिए के नीचे रख दिए, ये ठीक नहीं है। इससे सोसाइटी आगे नहीं बढ़ती, इससे क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी आगे नहीं बढ़ेगा। आप इसको बैंक में डिपॉजिट करते हो तो वो हो गया सेविंग से इन्वेस्टमेंट। ये भी सोच समझ के ही करना पड़ेगा, कहाँ आपके पैसे सेफ होंगे, कहाँ आपको अच्छा उस पर रिटर्न मिलेगा, ये आपको सोच समझ के ही करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन वो भी आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। आप नहीं करेंगे तो आपके पास सेविंग नहीं होगा, मतलब फ्यूचर के लिए पैसे नहीं होंगे। फ्यूचर के लिए पैसे नहीं होंगे तो आपके इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा। तो इनकम मिलने के बाद पहले यू विल डिसाइड कि कितने पैसे सेव करना है, बाकी आपने कंज्यूम कर दिया। अब जितने भी सेविंग्स है उसको आपको इन्वेस्ट करना है, मतलब उसको ऐसे किसी चीज में लगाना है जिससे वो और पैसे बढ़ेंगे। सिंपल एग्जांपल है, आपने पैसे लेके, आप अपने सेविंग्स लेके बैंक में चले गए, बैंक में आपने पैसे खाता खोला, आपने पैसे डिपॉजिट करे, तो वहां से आपको थोड़े से इंटरेस्ट मिलेंगे, तो आपका जो पैसा है वो और पैसा बना रहा है। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। आपने पैसे ऐसे एक जगह पे लगाया है जहां पे आपके पैसे और पैसे, वो अपने आप पैसा बन रहा है, और क्योंकि वो किसी काम में यूज हो रहा है और वो पैसे बन रहा है, एंड दैट इज रेफर्ड टू एज इन्वेस्टमेंट। सो इनकम हुआ क्योंकि आप काम कर रहे हैं, इस वजह से आपको पैसे मिल रहे हैं। पैसे मिल गए तो आपने कंजम्पशन किया और सेविंग्स करा। अब ये सेविंग्स आप दोबारा इन्वेस्ट करोगे तो आपको और पैसे मिलेंगे। इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये 4 शब्द समझ में आ गया? यस मैम। अब लास्ट वाला मैक्रो कॉन्सेप्ट है ट्रेड साइकिल। ये जो झूला जैसे दिखने वाला चीज, उसको कहते हैं ट्रेड साइकिल। मतलब इकोनॉमी जो है, अपना जो अर्थव्यवस्था है, वो हमेशा एक जैसे नहीं चलता, वो चल ही नहीं सकता एक जैसे, मतलब सब कुछ अच्छा हो और एक जैसा नहीं चलता। ये ऐसे हो सकता है कि कभी कभी बढ़ जाता है और कभी कभी नीचे आ जाएगा, मतलब कभी कभी अच्छा टाइम हो जाता है और कभी कभी बुरे वक्त आ जाते हैं। तो वो जब आपके पैसे बढ़ते हैं, मतलब आपके जो प्राइस लेवल, प्राइसेस जो है, आप जो सामान खरीदते हो उसके प्राइसेस जो है वो जब बढ़ते हो तो फिर उसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, अब इन्फ्लेशन में चीजों के पैसे बढ़ते हैं क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा है, वो खर्च करने के लिए तैयार है, तो इन्फ्लेशन हो जाता है। और डिप्रेशन मतलब ये सामान प्राइसेस फॉल, प्राइसेस जो है वो कम होते जाते हैं,
लोगों के पास पैसे नहीं है, वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, एंड दैट इज अ स्टेज ऑफ डिप्रेशन। तो ये तो हमेशा कोई भी इकोनॉमी लो, ये ऐसा नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी या ऐसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, सबसे स्ट्रांग भी इकोनॉमी आप लो तब उनके वहां पे भी ये सब होता है। कुछ टाइम के लिए सब कुछ अच्छा होता है, फिर उसके बाद वो वापस प्रॉब्लम्स आ जाता है, एंड पीपल डोंट हैव मनी, दे आर नॉट विलिंग टू स्पेंड। ये हालत सभी इकोनॉमीज के लिए होता है। तो गवर्नमेंट का काम है कि जब नीचे जाता हो तो उसको कंट्रोल करे। ऐसा ना हो कि बहुत नीचे जाए और इसको ऊपर आने में बहुत टाइम लगे। ऊपर तो ये आएगा, नो डाउट इन दैट, पर गवर्नमेंट का ये है कि इसको कंट्रोल करे कि बहुत नीचे ना जाए, मतलब गड्ढे में ही ना जाए, वहां से पहुंचने से पहले उसको संभाले और ऊपर लाए। ये तो गवर्नमेंट का काम है। पर जब प्राइसेस बढ़ते हैं उस स्टेज को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, और जब प्राइसेस बहुत ही कम हो जाता है, और प्राइसेस एन इंडिकेटर, आपके पास पैसे हो तभी आप ज्यादा दाम दे के भी पैसे सामान लोगे, अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो आप नहीं लोगे। तो वो हो गया वो नीचे जाने वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, और ऊपर जाने वाला हिस्सा जहां आपके पास पैसे है, दैट इज रेफर्ड टू एज इन्फ्लेशन। और ये हमेशा एक साइकिल की तरह आगे पीछे ऐसे घूमता है, जैसे समंदर में वेव होता है वैसे ही होता है इसका। तो ऊपर जाता है तो वो इकोनॉमी नीचे आएगा ही आएगा। यही है कि गवर्नमेंट उसमें इंटरफियर करके उसको बहुत नीचे जाने से उसको रोकता है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये दोनों साथ साथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब क्या डिफरेंस है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? जैसे आपके हाइट 10 साल के हो, फिर 12 साल के हो गए, 15 साल के हो गए, ये हर एज के साथ आपके हाइट बढ़ गया, तो इसका मतलब हुआ आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आपका ग्रोथ हुआ है, आपका हाइट भी बढ़ गया, आपका वेट भी बढ़ गया, इसका मतलब है ग्रोथ हो रहा है। अब इसके साथ साथ आपकी बुद्धि का भी विकास हो रहा है, आप सोच भी सकते हो, आप नए चीजें सीख रहे हो, तो कहते हैं आपका डेवलपमेंट हो रहा है। क्वांटिटी में अकेले जब बढ़ता है तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे आपके घर के पास जो रेलवे स्टेशन है, वहां पे 10 ट्रेन आती है, अभी 10 ट्रेन हफ्ते में रुकती है, 15 ट्रेन रुकने लगे तो वो हो गया ग्रोथ। पहले से ज्यादा नंबर में बढ़ गया तो वो हो गया ग्रोथ। पर जितने भी ट्रेन वहां रुकती है सभी टाइम पे आता है, सब क्लीन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम पे चलती है, ये सब हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब नंबर भी बढ़ गया और क्वालिटी भी बढ़ गया। तो जब नंबर ही खाली बढ़ता है, क्वांटिटी खाली बढ़ता है, तो उसको कहते हैं हम इकोनॉमिक ग्रोथ। और जब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ता है तो हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे सारे रोड बन गए, रोड पहले नहीं था तो वहां रोड बन गया, तो वो हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। जब सारे वो नया वाला रोड और पुराने सब कुछ अच्छे से मेंटेन हो, कोई गड्ढा नहीं हो, कुछ नहीं हो, और लोग आराम से आ जा सकते हैं, तो वो हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ग्रोथ पहले होगा, उसके बाद होगा डेवलपमेंट, और दोनों साथ में होंगे तभी इकोनॉमी बढ़ेगा। ये नीचे आप देख सकते हो, पहले इनकम आता है, मतलब देश में पैसे आता है, फिर उसको हम सेव करेंगे, सेविंग से इन्वेस्टमेंट हो जाता है, पैसे जब लगाया जाता है सरकार के द्वारा या इंडिविजुअल लोगों के द्वारा, तो वो हो जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तभी और देश तरक्की करेगा। मुझे बताओ डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या फर्क है? व्हाट्स द डिफरेंस? डेवलपमेंट और ग्रोथ में हम्म हम्म
मैम ग्रोथ यानी कि अभी मैं मतलब अभी मेरी एज 16 है, जब मैं 15-14 की तब मेरी एज थोड़ी कम थी हम्म। और मेरी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो ये ग्रोथ है। नहीं, एज के साथ आपकी साइज बढ़ गया तो ग्रोथ है। आपका वेट बढ़ गया तो ग्रोथ है। उसके साथ साथ आपका आपने कुछ नया सीखा, आपने कुछ वो डेवलपमेंट है। साइज में खाली बढ़ना वो हो गया ग्रोथ। क्वांटिटी के साथ क्वालिटी में भी बढ़ना वो हो गया डेवलपमेंट। ठीक है। खाली क्वांटिटी में आपके पास अभी स्कूल आपके गांव में एक स्कूल है, दूसरा एक स्कूल और हो गया, तो वो क्या है, ग्रोथ है कि डेवलपमेंट है? ग्रोथ है। कब बनेगा वो डेवलपमेंट? जब उस स्कूल में मतलब पहले से अच्छे टीचर्स आ जाए या फिर उसमें हाँ, अच्छे वगैरह। फैसिलिटी अच्छे से आ जाए तो वो हो जाएगा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट होने के लिए ग्रोथ भी चाहिए। ग्रोथ पहले होगा फिर डेवलपमेंट होगा। पहले नंबर बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा, फिर क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ेगा, तब होगा डेवलपमेंट। अब आगे समझिए डिफरेंस Yes. बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Yes. अब जितने भी इस चैप्टर में जितने भी थे टर्म्स ही थे। जैसे हमने फर्स्ट जो करा था, मैंने यहाँ पे एक वो बनाया है रिविजन के लिए। ये देखो, इतने सारी चीजें हमने करे हैं। पहले हमने नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में डिफरेंस पढ़ा। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा माइक्रो टर्म्स, जो वेल्थ हुआ, चॉइस हुआ, वेलफेयर हो गया। 4 डेफिनेशन पढ़े, कौटिल्य, रॉबिन्सन, एडम स्मिथ, सबका डेफिनेशन पढ़ा। उसके बाद माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस, थोड़े थोड़े माइक्रो कॉन्सेप्ट थे, थोड़े थोड़े मैक्रो कॉन्सेप्ट थे, वो पढ़ा। और लास्ट में ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस। ये सब कुछ हमने करा है इस फर्स्ट वाले चैप्टर में। Yes. अब वेडनेसडे जो क्लास है, मैं अभी जो मैंने नोट्स जो शेयर किया है वो भी मैं आई विल सेंड इट। और वेडनेसडे का जो क्लास है ना, उसमें आप पूरा इसको रीड करके अच्छे से तैयार होके आओगे क्वेश्चन आंसर करने के लिए। Yes, ma'am. ठीक है, जी। करोगे? ऑल चैप्टर। हाँ, फुल चैप्टर। नोट्स तो मैंने आधा तो भेज दिया।